गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सुपर टेट 2024 जिसमें हमारा विषय है शिक्षण कौशल। इसमें हमारा टॉपिक क्या था? शिक्षण कौशल और विधियाँ, जिसकी आज हमारी 5th क्लास है। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक था शिक्षण विधि के प्रकार। हमने पहले वाली क्लास में क्लास 14 में हमने शिक्षण के प्रकार जो हैं कुछ प्रकार को डिस्कस किया था, कुछ प्रकार के बारे में आपको बताया था। उनमें से कुछ और थे इम्पोर्टेंट जो रह गए थे, जिसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, और ये आपकी कौन सी क्लास है? ये वैसे क्लास है आपकी क्लास 15। ठीक है, क्लास 14 में हमने शिक्षण के प्रकार में हमने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया था, किस किस के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो हम आपका आगमन विधि के बारे में हमने पढ़ लिया था, निगमन के भी, प्रदर्शन के भी, प्रयोग के भी, विचार के भी और परियोजना विधि भी। हमने ये 6 जो विधियां हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, बाकी की हमारी आगे की कौन कौन सी रह जाती हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे? आपकी भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि भी हमने पहले वाले में कर ली थी आपकी। इसमें भ्रमण विधि, प्रणाली विधि, डॉल्टन विधि, किंडर गार्डन विधि और मॉन्टेसरी विधि। आज इन 5 विधियों के बारे में हम बातें करेंगे और इन विधियों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट है इसमें जो आज हम पढ़ाएंगे भ्रमण विधि, जो आपकी 8 नंबर की है। ओके, तो आपका है भ्रमण विधि। ठीक है, तो भ्रमण विधि में आपका क्या होता है? देखो, इसमें छात्रों को कक्षा से बाहर ले जाने या ले जाकर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान देना होता है। तो जो आपकी भ्रमण विधि होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हम कक्षा से बाहर लेके जाएं। जो टीचर्स हैं उनको क्या करें? कक्षा से बाहर लेकर जाएं और उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कराएं और व्यवहारिक ज्ञान उनको दें। प्रत्यक्ष मतलब उसको सामने से कोई चीज़ दिखाकर तब उसको अनुभव कराएं उस चीज़ को, और उसको व्यवहारिक ज्ञान दें। यही आपका किसके अंतर्गत आता है? भ्रमण विधि के अंदर आता है। ठीक है, आया आपको समझ कि भ्रमण विधि क्या है? कि बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाकर उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कराना किसी चीज़ का या व्यवहारिक ज्ञान देना ही भ्रमण विधि के अंतर्गत आता है। ओके, अब भ्रमण विधि के आपके हैं महत्व की इस विधि के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, क्या क्या महत्व इसके होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें भ्रमण विधि में आता है हमारा भ्रमण विधि के हमारे महत्व कौन कौन से हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अनुभवात्मक शिक्षा। ओके, सेकंड है हमारा कक्षा में सीखने को बढ़ाना। थर्ड है हमारा बौद्धिक व मानसिक विकास करना। फोर्थ है हमारा स्वतंत्र शिक्षण को बढ़ाना। 5 है हमारा प्रकृति और मनुष्य के संबंध को समझना। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, अनुभवात्मक शिक्षा। ठीक है, भ्रमण विधि में किस तरीके से महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत आपका क्या आता है? अनुभवात्मक शिक्षा के अंतर्गत कि भ्रमण के जरिए छात्रों को किताब में पढ़ी गई चीज़ों को देखने, छूने और अनुभव करने का मौका मिलता है। ठीक है, इससे विषय की समझ और अवधारणाएं बेहतर होती है। कि आपकी जो भ्रमण के जरिए, तब हम भ्रमण पे बच्चों को लेके जा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? जो छात्र हैं किताब लेंगे या नई नई चीज़ें लेंगे, किताब पढ़ने के लिए चीज़ें लेंगे, उनको देखेंगे, उनको छुएंगे, टच करेंगे, उनको फील करेंगे, अनुभव करेंगे। इन सबको करने का मौका मिल जाता है भ्रमण विधि के द्वारा। तो इससे जो बच्चे हैं उनकी विषय की समझ बढ़ेगी, सब्जेक्ट जो है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसकी समझ बढ़ेगी और उनकी अवधारणाएं भी बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर? अब आपका सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कक्षा में सीखने को बढ़ाना। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है कि भ्रमण से छात्रों को कक्षा के सीखने में इसमें भी आपका यही है कि भ्रमण से क्या होता है? छात्रों को कक्षा में
सीखी गई चीज़ों को देखने और छूने का अनुभव करने का मौका मिलता है। कि आपका जो आपके टीचर हैं, जो आपको क्लास में कक्षा में कोई भी चीज़ जो है वो उसको पढ़ा रहे हैं आपको, तो बाहर जाके क्या कर पाओगे, आप उसको छू भी सकते हो, अनुभव भी कर सकते हो। तो आपको ये मौका मिल जाता है, क्योंकि क्लास के अंदर क्या होता है कि हमारी प्रत्यक्ष रूप से सारी चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो इसके लिए हमारी भ्रमण विधि जो होती है वो बेस्ट होती है कि बाहर ले जाओ, बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर उसको अनुभव और फील कराओ। ठीक है, तो अब आपका क्लियर हुआ ये। अब आपका आया थर्ड है आपका बौद्धिक व मानसिक विकास। तो ये जो भ्रमण विधि होती है ये छात्र के बौद्धिक व मानसिक विकास में किस तरह उपयोगी होती है। तो इस विधि से क्या होता है, भ्रमण से छात्रों के अंदर बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। कि अगर हम छात्र को क्लास के बाहर लेके जा रहे हैं, छात्र को बाहर भ्रमण के लिए लेके जा रहे हैं हम, तो उस बच्चे का, उस छात्र का बौद्धिक भी विकास होगा, मानसिक भी होगा और शारीरिक मतलब फिजिकल भी क्षमता का विकास उसका होगा। ये भ्रमण विधि के माध्यम से होता है। ठीक है, अब हमारा 4 पॉइंट आता है इसमें, स्वतंत्र शिक्षण को बढ़ाना। तो स्वतंत्र शिक्षण को किस तरीके से बढ़ाया जाता है। भ्रमण के दौरान क्या होता है, छात्र नई चीज़ें सीखता है, ये तो मैंने ऊपर भी बताया था, और फिर क्या करते हैं, वो सवाल पूछते हैं और खुद जवाब खोजते हैं। स्वतंत्र शिक्षण का बढ़ाने का मतलब यही है कि इसमें जो स्टूडेंट होता है वो सवाल पूछते हैं और उसका जो आंसर है उसका आंसर भी खुद ही खोजते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, या हमें कोई क्वेश्चन मिल गया, या हमें कोई चीज़ हमने फील करी, अनुभव करी कि यार इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इस तरीके से उसका जवाब भी वो खुद ही खोजते हैं। ओके, तो ये आपका स्वतंत्र शिक्षण को बढ़ावा देना के अंतर्गत आता है भ्रमण विधि में। ओके, आपका 5 पॉइंट है प्रकृति और मनुष्य के संबंध को समझना। इसमें क्या होता है कि भ्रमण के ज़रिए तब हम छात्र को बाहर लेके जाते हैं भ्रमण के लिए, तो वो हमारी प्रकृति, जो हमारा नेचर होता है उसको और मनुष्य के संबंध को बेहतर तरीके से समझ सकता है कि प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध होता है वो किस तरीके से होता है, कैसा होता है, उसको देखता है, छूता है, फील करता है, हर चीज़ को महसूस करता है। तो इसमें आपका यही होता है, प्रकृति और मनुष्य के संबंधों का समझना। ठीक है, क्लियर हुआ भ्रमण विधि के महत्व। अब आपका इसमें आगे आता है नेक्स्ट, इसके उद्देश्य, कि भ्रमण विधि के क्या उद्देश्य हैं। भ्रमण विधि के क्या उद्देश्य हैं आपके। बच्चों को तो अपने परिवेश की काफ़ी जानकारी होती है, उसी जानकारी को विषय वस्तु से जोड़ना, उसमें विस्तार करना और शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य है। मतलब इसमें यही है कि बच्चा जो होता है, भ्रमण विधि के अंतर्गत यही आता है कि आपका जो बच्चा होता है वो अपने परिवेश में, जो उसका आसपास का जो परिवेश होता है उसके बारे में काफ़ी जानकारी होती है। तो होता ही है कि हम जिस भी परिवेश में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो हमें क्या होता है, उस इन्वायरमेंट की, परिवेश की हमें सारी जानकारी होती है ना, तो उसी जानकारी को विषय वस्तु से जोड़ना। जो हमारी विषय वस्तु होती है तो हम उससे क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं और उसमें विस्तार करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो इस तरीके से है शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य है, कि इसका उद्देश्य यही है कि बच्चा जो भी अपने आसपास की, जो भी बच्चे के पास आसपास की नॉलेज है, उस नॉलेज को ही विषय वस्तु से जोड़ दें बच्चे की, और उसका फिर विस्तार करें, उसको और बढ़ाएं। तो यही इसका उद्देश्य है कि बच्चे की परिवेश की जानकारी को विषय वस्तु से जोड़ना और उसमें विस्तार करना। ठीक है, तो ये इसके क्या हुए उद्देश्य। नेक्स्ट आपका इसमें आता है आपकी हेडिंग प्रणाली विधि। ठीक है, कौन सी विधि आती है आपकी, प्रणाली विधि। ओके, अब इसके अंतर्गत आपका क्या होता है, तो जो प्रणाली विधि है वो, उसके जनक कौन थे, प्रणाली विधि के जनक थे आपके हर्बर्ट। कौन थे, हर्बर्ट। ठीक है, प्रारंभ में जो हमारी प्रणाली विधि है
उसमें शुरुआत में प्रारंभ में कितने पद थे? 4 पद थे, 4 पद थे। कितने पद थे? 4 पद थे। कालांतर में आएगा आपका, कालांतर में कुछ समय बाद क्या हुआ था, इनके अनुसाती थे, हर्बर्ट जो हैं इनके अनुसाती थे, उन्होंने क्या काम करा, इसको पंचपदीय बना दिया। ओके, जो हमारा इस तरीके से था, मतलब प्रारंभ में इसके कितने पद थे? 4 पद थे, लेकिन कालांतरण में कुछ समय पश्चात क्या हुआ था कि उनके अनुसाथियों ने क्या किया कि इसको पंचपदीय बना दिया, जो इसके 4 पद थे उसको पंचपद बना दिए। तो इस प्रकार वो जो आपके पद हैं वो किस प्रकार हैं, वो इस तरीके से हैं। देखो, आपका फर्स्ट आता है आपका पाठ की तैयारी और प्रस्तावना। प्रणाली विधि में क्या होता है कि सबसे पहले प्रस्तावना या फिर पाठ की तैयारी की जाती है। ओके, सेकंड में आपका आता है विषय प्रवेश। क्या आता है? विषय प्रवेश। थर्ड में आपका आता है तुलना। क्या आता है? तुलना। फोर्थ में आपका क्या आता है? नियमीकरण। और 5 में आता है आपका प्रयोग, कि जो भी हमारा नियमीकरण है उस पर प्रयोग करो और अभ्यास करो। ओके, तो ये इसके कितने पद हैं? आपके 5 पद हैं। ओके, तो इसमें इम्पोर्टेंट तो यही है कि बताती हूँ मैं कि जो आपकी प्रणाली विधि है इसके जनक कितने हैं और इसके पद कितने थे और अब कितने इसके पद हैं। ओके, अब आपकी नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट विधि आती है आपकी, अब आपकी नेक्स्ट है डाल्टन विधि। कौन सी विधि है? डाल्टन विधि। ओके, तो इस विधि में कक्षा का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। तो जो आपकी डाल्टन विधि होती है उसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी कक्षा होती है, जो हमारा क्लासरूम होता है, वो कैसा स्थान ले लेता है? एक प्रयोगशाला का स्थान ले लेता है, कि जो कक्षा होती है कक्षा का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। ओके, आगे इसमें है प्रत्येक विषय की प्रयोगशाला में सभी शिक्षण सामग्री होती हैं। प्रत्येक विषय की मतलब बहुत सारे विषय होते हैं आपके, तो प्रत्येक विषय की जो प्रयोगशाला में सभी शिक्षण सामग्रियां होती हैं, कि प्रयोगशाला में हर विषय की शिक्षण जो सामग्री होती है, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सभी होते हैं। ओके, आगे आता है इसमें कि अध्यापक जो कार्य देता है, इसमें क्या होता है कि अध्यापक जो भी तुम्हें कार्य दे रहा है, जो छात्र को कार्य दे रहा है, छात्र रुचि के अनुसार प्रयोगशाला में जाकर पूरा करते हैं। इसमें अध्यापक जो भी कार्य देता है तो जो छात्र होते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार प्रयोगशाला में जाकर उसको पूरा करता है। इस योजना में आपका, इस योजना में क्या होता है कि इस योजना में जो छात्रों को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट होती है, कि वो अपनी रुचि के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। वो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं इसमें। ओके, तो आपकी डाल्टन विधि एक तरह से यही है, ये एक शैक्षणिक पद्धति होती है। इसमें यही है कि जो छात्र हैं वो अपनी गति से काम करते हैं और जो शिक्षक होते हैं वो उन्हें सहायता प्रदान करने की अनुमति देते हैं। तो ये इस तरीके से ये है कि जो तुम्हारी कक्षा है वो प्रयोगशाला जो है प्रयोगशाला में बदल जाती है। इसमें कोई जो भी विषय होगा, हर विषय की सामग्री होगी इसके अंदर। इसमें अध्यापक जो भी कार्य देता है, छात्र अपनी रुचि के अनुसार उसे सिलेक्ट करते हैं और प्रयोगशाला में जाकर पूरा करते हैं। इसमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार, सुविधा के अनुसार ही कार्य करने की उनको छूट होती है। उनकी चॉइस होती है कि वो कौन सा विषय लेंगे, उसमें कौन सी प्रयोगशाला विधि में काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डाल्टन विधि है। इसकी बहुत सारी आपकी जो आपका डाल्टन विधि है इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं। तो मैं ऑरली आपको बताती हूँ इसमें, अगर नोट करना है तो नोट कर लेना। ठीक है,
तो इसमें विशेषता में यही चीज़ आएगी जो मैंने ऊपर ऊपर भी पढ़ाया था कि व्यक्तिगत शिक्षण। इसमें आपका यही चीज़ है कि छात्र अपने स्वयं के शेड्यूल पर काम करता है, अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए खुद ही वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें सेकंड आता है पॉइंट, इसमें यही है कि इसमें अनुकूलित विषय होता है और स्थान होता है कि छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार क्षमता से मेल खाने वाले विषय और स्थानों पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डाल्टन योजना होती है, विधि होती है, इसमें यही होता है। ओके, और इसमें एक चीज़ और होती है कि सामूहिक कार्य, मतलब छात्र को समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये जो आपकी डाल्टन विधि है, इसमें क्या होता है आपका, कि छात्र को समूह में, एक ग्रुप में काम करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो पाठ्यक्रम परिभाषित है लेकिन लचीला भी होता है। इसमें पाठ्यक्रम कैसा होता है, लचीला होता है। ओके, और इसमें क्या होता है कि कोई औपचारिक कक्षा निर्देश नहीं है। ओके, और इसमें आपकी कोई भी समय सारणी भी नहीं होती। ओके, अब आपकी नेक्स्ट आती है किंडरगार्टन प्रणाली। ठीक है, इस विधि में क्या है आपका, किंडरगार्टन प्रणाली में, इसमें इसके जो जनक हैं, किंडरगार्टन जो प्रणाली है, इसके जो जनक हैं वो कौन है, फ्राबेल है। कौन है, फ्राबेल। अब आपका किंडरगार्टन का अर्थ है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बच्चों का उद्यान। मतलब कि फ्राबेल बालकों को एक अविकसित पौधा मानते हैं। वो बोलते हैं, फ्राबेल बोलते हैं कि बालक जो है वो क्या है, वो अविकसित पौधा है। ओके, आगे आता है इसमें, जो स्कूल में अध्यापक रूपी माली द्वारा सींचा जाता है। तो आपका इसमें है, किंडरगार्टन प्रणाली में आपका आता है कि जो इसके जनक हैं वो कौन हैं, इसके जनक हैं फ्राबेल हैं। ठीक है, किंडरगार्टन का मतलब होता है कि बच्चा एक उद्यान है। मतलब कि फ्राबेल जो है वो बालक को बोलते हैं कि वो एक अविकसित पौधा है कि जो स्कूल में अध्यापक रूपी माली द्वारा सींचा जाता है। उनका कहना ये है कि जो हमारा शिक्षक रूपी माली की देखरेख में वे अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। कि बच्चा जो है, बच्चे को कोई नॉलेज नहीं होती, वो अविकसित एक पौधे की तरह होता है बालक। लेकिन तब वो स्कूल में जाता है और टीचर से मिलता है, तो टीचर उनकी तरह उनके लिए एक माली का काम करते हैं। ठीक है, तो वो माली की देख रेख में ही क्या होता है, विकसित होता है। ओके, ओके, और इस विधि में शिक्षण कार्य महिला द्वारा किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, किंडरगार्टन विधि में क्या होता है कि जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होती है, वो महिला के द्वारा की जाती है। और इसके हमारे बहुत सारे चरण होते हैं, जैसे खेल का, शिशु गीत का, उपहार देने का, कार्य का, शिक्षण पाठ्यक्रम का। इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर होती है, जो इसमें अध्यापक होता है, वो खेल के माध्यम से बच्चों को विकसित करता है, शिशु गीत के माध्यम से, उपहार, उन्हें गिफ्ट्स देकर, कार्य कराकर आदि, इन सब तरीक़ों से क्या करता है, बच्चों को विकसित करता है। और इस विधि में क्या होता है, इस विधि में समय सारणी का या फिर पाठ्य पुस्तक का कोई भी बंधन नहीं होता। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ भी विद्यालय में समय सारणी ही होगी या पाठ्य पुस्तक पढ़नी ही पढ़नी है, का कोई बंधन नहीं होता। इसमें क्या होता है आपका किंडरगार्टन प्रणाली में कि बालकों से प्रेम के साथ और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता है। ओके, और किंडरगार्टन की जो प्रणाली है, इसकी विशेषता मुख्य रूप से यही विशेषता है इसकी कि इसमें बच्चों को खेल आधारित शिक्षा और संचरित निर्देश के संयोजन के माध्यम से ही प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये आपका किंडरगार्टन प्रणाली थी। अब आपकी नेक्स्ट विधि आती है
आपकी मॉन्टेसरी विधि 12 नंबर की, ठीक है। 12 नंबर की आपकी कौन सी विधि है? ये है आपकी मॉन्टेसरी विधि। तो इस विधि के जो जन्मदाता हैं, इस विधि के जन्मदाता कौन है? मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। जो मॉन्टेसरी आपकी विधि है, इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता हैं आपके मारिया मॉन्टेसरी। ओके, आगे इसमें देखो, इसमें क्या आता है कि आगे इसमें आता है, इनके अनुसार शिक्षा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी जानी चाहिए तथा अंत में भाषा शिक्षण किया जाना चाहिए। जो मॉन्टेसरी होते हैं आपके, तो आपके जो मॉन्टेसरी हैं वो बोलते हैं कि इनके अनुसार जो शिक्षा है, जो हमारी एजुकेशन है, वो हमें कर्मेंद्रियों के द्वारा दी जानी चाहिए। मतलब कि कर्मेंद्रियों के अंतर्गत हमारा आता है जैसे हाथ के माध्यम से, पैर के माध्यम से, या फिर मुंह के माध्यम से, माउथ के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से हमें क्या देनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। और ज्ञानेंद्रियों द्वारा, अब ज्ञानेंद्रियों में आपकी कौन कौन सी चीज़ आती है? हमारी ज्ञानेंद्रिय कौन कौन कितनी होती हैं पता है आपको? हाँ, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं आपकी 5। कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? आँख, ठीक है, नाक, ओके, कान, ओके। कौन कौन सी होती है? आपकी आँख, कान, नाक, आपकी जीभ और आपकी त्वचा। तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं? 5 होती हैं, ओके। तो जो मॉन्टेसरी हैं वो यही बोलते हैं कि इनके अनुसार शिक्षा कर्मेंद्री मतलब मुंह और हैंड, हाथ या पैर के माध्यम से दी जानी चाहिए, बतानी चाहिए। और ज्ञानेंद्रियों द्वारा, मतलब ज्ञानेंद्रिया का मतलब होता है आँख, कान, नाक, मुंह के माध्यम के द्वारा दी जानी चाहिए। और अंत में भाषा शिक्षण किया जाना चाहिए। कि हमें जो भाषा शिक्षण किया जाता है, जो हम लेक्चर देते हैं, भाषा शिक्षण जो करते हैं हम, तो वो भाषा शिक्षण जो करते हैं हम, वो सबसे अंत में करना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है आपका? ऐसे बोलते हैं हमारे मॉन्टेसरी, ओके। आगे इसकी विशेषताएं आती हैं आपकी, जो आपकी मॉन्टेसरी विधि है इसकी क्या आती है? आपकी विशेषताएं। तो इसमें आपकी विशेषताएं हैं, फर्स्ट है आपकी मिश्रित आयु वर्ग की कक्षाएं, ठीक है। सेकंड है आपका स्वतंत्र छात्र स्वतंत्रता। थर्ड है आपका निर्बाध कार्य समय, ठीक है। 4 है आपका तैयार वातावरण। 5 है आपका विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक, ओके। और आपका 6 है ग्रेड और परीक्षण को हतोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये सभी इसकी क्या है? विशेषताएं। हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी सबसे पहली विशेषता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे मिश्रित आयु वर्ग की कक्षाएं। ये हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है? ये हमारा मॉन्टेसरी की विधि में विशेषता से रिलेटेड। इसमें मॉन्टेसरी क्या बोलते हैं? इसमें मिश्रित आयु वर्ग की कक्षा, मिश्रित से ही समझ में आ रहा होगा। और आयु, देखो, मिश्रित का मतलब है एक साथ, आयु का मतलब है कि अलग, जो आयु है मीन्स अलग अलग आयु वर्ग के, आयु वर्ग का मतलब है अलग अलग आयु वर्ग की। और कक्षाएं का मतलब कक्षाएं हो गया। तो इसमें क्या होता है आपका, अलग अलग आयु के जो बच्चे होते हैं वो एक ही कक्षा में एक साथ काम करते हैं। ये क्या है? मॉन्टेसरी की एक विशेषता है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो अलग अलग आयु के बच्चे होते हैं वो एक साथ एक ही कक्षा में क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं। ये इसकी विशेषता है, ओके। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है हमारा छात्र स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है? बच्चों को उनकी गतिविधि के बारे में विकल्प दिए जाते हैं। छात्र स्वतंत्रता में क्या होता है कि बच्चों को उनकी गतिविधियों के बारे में
विकल्प दिए जाते हैं। ठीक है। थर्ड आपका निर्बाध कार्य समय। ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि बच्चों को अपनी चुनी हुई गतिविधि पर काम करने के लिए लंबा समय मिलता है। छात्र स्वतंत्रता में क्या होता था कि इसमें क्या है, गतिविधि के लिए विकल्प दिए जाते थे, लेकिन इसमें क्या है कि जो आपकी गतिविधि होती हैं उन पर काम करने के लिए लंबा समय उनको मिलता है, कि बच्चों ने जो भी अपनी चुनी है गतिविधियाँ, मतलब तो उनको उनके लिए क्या मिलता है, समय मिलता है। ठीक है। 4 आपका आता है तैयार वातावरण। क्या आता है, तैयार वातावरण। इसमें क्या होता है आपका, कक्ष में जो तुम्हारी कक्षा होती है उसको व्यवस्थित किया गया। तैयार वातावरण का मतलब है कि कक्ष को जो व्यवस्थित किया जाता है इसमें, और सीखने में सहायकता के लिए तैयार किया जाता है। मतलब कि जो भी तुम गतिविधि करोगे उसके लिए कक्ष को क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तथा सीखने में सहायता के लिए उसको तैयार किया जाता है। किसको, वातावरण को। ओके। आपका नेक्स्ट आता है 5, विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक। ओके। तो इसमें क्या होता है आपका कि शिक्षक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें जो टीचर होते हैं वो स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं और बच्चों को सहायता देने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित होते हैं। मतलब विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक का मीनिंग यही है कि जो इसमें टीचर होते हैं वो बच्चों की सहायता करने के लिए पहले से पहले ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। उन्हें इतनी नॉलेज होती है कि वो बच्चों की हेल्प कर सकें। ओके। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 6 कि ग्रेड और परीक्षण को हतोत्साहित करता है। क्या है आपका 6 पॉइंट कि ग्रेड और परीक्षण को हतोत्साहित करता है। मतलब कि यह विधि उपलब्धि मापने के लिए पारंपरिक तरीकों को हतोत्साहित करती है। ओके। और जो ये आपकी मॉन्टेसरी पद्धति होती है इसका उपयोग ऐसा नहीं है कि एक स्कूल में ही किया जा रहा है, दुनिया भर के बहुत सारे स्कूलों में किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ना हो, उन दोनों में। ठीक है। मतलब कि चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, तो दोनों तरह के स्कूल में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दुनिया भर के बहुत सारे स्कूल होते हैं जिसका इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आता है इसका उद्देश्य। आपका उद्देश्य में आपका आता है इसमें, उद्देश्य में आता है आपका कि बच्चों को वे उपकरण और संसाधन प्रदान करना है। बच्चों को ऐसे उपकरण और संसाधन प्रदान करना है जिनकी उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने और आत्मविश्वासी आत्म प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए आवश्यक होता है। मतलब कि मॉन्टेसरी विधि में का उद्देश्य यह है कि बच्चों को वो ऐसे उपकरण और ऐसे संसाधन देते हैं जिनकी उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने में अपना आत्मविश्वास, अपनी आत्म प्रेरिता शिक्षार्थी बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ओके। तो इसमें ये आपका मॉन्टेसरी विधि के अंदर आता है। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इसके जन्मदाता कौन है और इसमें जो शिक्षा है वो किसके द्वारा देनी चाहिए, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। क्वेश्चन आ जाता है कि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा कौन सी विधि में दी जाती है, तो मॉन्टेसरी विधि में दी जाती है। इसके जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता हैं मारिया मॉन्टेसरी। ओके। और तो मैंने बता दिया आपको कि इसकी महत्व विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं। ओके। ठीक है। तो आपकी क्लास यहाँ पे होती है ये समाप्त। अभी हमारी कुछ विधियाँ और हैं जो रह गई हैं, 1-2 विधि और हैं जो रह गई हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
ओके। इनमें से आपको कोई भी विधि ना पता हो, ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। हमारी 1-2 विधियाँ और रह गई हैं। समस्या समाधान विधि है, एक निरीक्षण अध्ययन विधि है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करें। थैंक यू।